नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हर साल दिवाली के आसपास आप जानती हैं सुर्खियों में आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा और उसमें पटाखों का कितना योगदान है इस पर। इस साल यानी 2025 की दिवाली के बाद तो दिल्ली की हवा पिछले 5 सालों में सबसे खराब दर्ज की गई। ये तो वाकई मतलब चिंता की बात है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब एक आध दिन की कहानी नहीं है ना। इसके पीछे आप देखें तो स्वास्थ्य है, अर्थव्यवस्था है, अपनी संस्कृति, पर्यावरण, कितने सारे मतलब जटिल तार उलझे हुए हैं इसमें। बिल्कुल। हर साल बहस होती है, लेकिन स्थिति लगता है जस की तस है, बल्कि इस बार तो और बिगड़ गई। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन उलझे हुए तारों को थोड़ा सुलझाया जाए। पटाखों का प्रदूषण में आखिर हाथ कितना है? क्या वे ही असली जड़ हैं या बस एक छोटा सा हिस्सा जिस पे शायद शोर ज्यादा होता है? हाँ, यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के ताज़ा आंकड़े हैं। अच्छा। आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। फिर रेडिट जैसी जगहों पर आम लोग क्या बात कर रहे हैं वो भी देखेंगे। सरकारी नीतियां, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। और हाँ, इको फ्रेंडली दिवाली के क्या सुझाव है उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इन सभी स्रोतों से जो अहम बातें निकल रही हैं उनको समझना है, अलग अलग नजरिए सामने रखने हैं, ताकि एक बैलेंस्ड व्यू बन सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिवाली के ठीक बाद क्या हुआ? आंकड़े क्या दिखा रहे हैं इस बार? देखिए, सीपीसीबी के 2025 के डेटा के हिसाब से दिवाली के 24 घंटे बाद दिल्ली में पीएम 2.5 का औसत स्तर। ये वही छोटे कण है ना जो फेफड़ों में गहरे चले जाते हैं? हाँ बिल्कुल, 2.5 माइक्रोन से भी छोटे। तो इनका स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। 488, ये तो बहुत ज्यादा है। दिवाली से पहले कितना था? दिवाली से ठीक पहले ये 156.6 माइक्रोग्राम था। तो आप देखिए, लगभग 3 गुना उछाल। 3 गुना, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। पिछले सालों के मुकाबले कैसा है ये? हाँ, अगर हम पिछले सालों से तुलना करें तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। देखिए, 2021 में दिवाली के बाद ये 454.5 था। वो भी ज्यादा था। हाँ, फिर 2022 में काफी कम हुआ, 168 पर आ गया था। 2023 में फिर बढ़ा 319.7, 2024 में 220 था। और 2025 में सीधा 488? जी, ये 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। एक बहुत खतरनाक उछाल है ये। इतना बड़ा उछाल क्यों आया इस बार? मतलब पिछले सालों के मुकाबले ऐसा क्या अलग था? क्या सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार हैं? देखिए, विशेषज्ञ जो हैं, जैसे क्लाइमेट ट्रेंड्स वाले या दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस.के. ढाका हैं, वो कई कारण बता रहे हैं। अच्छा। एक तो जाहिर है, पटाखों से जो लोकल उत्सर्जन होता है वो सीधे हवा में जहर घोलता है। दूसरा, इस बार मौसम बहुत खराब था। मतलब हवा की रफ्तार बेहद धीमी थी, 1 मीटर प्रति सेकंड से भी कम। तो प्रदूषक फैल नहीं पाए? बिल्कुल, वो एक ही जगह जमा होते गए। और तीसरा, जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? यो समझिए कि जमीन के पास की हवा ठंडी हो जाती है और उसके ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। तो धुआं और प्रदूषक ऊपर उठ ही नहीं पाते, वो नीचे ही एक चादर की तरह शहर पर जम जाते हैं। ओह, तो मतलब एक तरह से सब कुछ फंस गया नीचे ही। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक पेंच ये भी है कि वो जो ग्रीन पटाखे थे, हाँ, जिनका बड़ा प्रचार था कि ये सेफ है। जी, उनकी भी क्वालिटी और वो बने कैसे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब जिन्हें शायद सेफ समझकर चलाया गया, वो भी शायद उतने असरदार या सेफ ना हों। अच्छा, तो यहीं से वो बहस शुरू होती है कि पटाखे आखिर कितने जिम्मेदार हैं। इसके दो पहलू हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये बहस तो खैर पुरानी है। हाँ। एक पक्ष तो कहता है कि पटाखों का असर बहुत गंभीर है और सिर्फ धुएं की बात नहीं है। मुझे वो आईआईटी दिल्ली की 2022 वाली स्टडी याद आ रही है, जिसका जिक्र रेडिट पर भी बहुत था। हाँ हाँ, उसमें साफ कहा था कि पटाखों से जो प्रदूषण होता है वो सिर्फ क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है। मतलब पीएम 2.5 600 तक चला जाता है। 600? हाँ, बल्कि उसमें भारी धातुएं, हैवी मेटल्स होते हैं। और ये हैवी मेटल्स वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। ये लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये चीजें हाँ। ये सिर्फ सांस से ही नुकसान नहीं करती, ये पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं। अच्छा। धीरे धीरे मिट्टी में, पानी में जमा हो जाती हैं और फिर वो जो होता है ना, बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन, मतलब फूड चेन में हाँ, फसलों, सब्जियों, मछलियों के जरिए वापस हमारे खाने में और हमारे शरीर में पहुंच सकती हैं। इनका असर बहुत लंबा और खतरनाक होता है। और तुरंत असर तो दिखता ही है। डॉक्टर तो कहते ही हैं कि ऐसी हवा में सांस लेना मतलब दिन की 10-15 सिगरेट पीने जैसा है। बिल्कुल। रेडिट पर भी लोग लिख रहे थे अपने अनुभव,
दिवाली के बाद सांस में भारीपन, गला खराब, खांसी और अस्थमा वालों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, दौरे बढ़ जाते हैं। हाँ, वो तो है। और लॉन्ग टर्म में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी फेफड़ों की बीमारियां और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। ये तो तस्वीर का एक बहुत ही गंभीर पहलू है, लेकिन जैसा आपने कहा इसका दूसरा पहलू भी है। हाँ, और उसे मानने वाले भी कम नहीं हैं। हाँ, दूसरा तर्क ये है कि पटाखों का असर तेज जरूर होता है, पर होता थोड़े टाइम के लिए है। टेम्परेरी होता है, ये मानते हैं। हाँ, रेडिट पर कई लोग कह रहे थे कि 12 से 36 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में ये प्रदूषण काफी कम हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं, हालांकि इसका कोई पक्का सरकारी आंकड़ा नहीं मिलता, कि पटाखों का दिल्ली के जो साल भर का प्रदूषण है उसमें योगदान 1% से भी कम है। उनका जोर इस बात पर रहता है कि असली विलन तो वो हैं जो साल भर हवा खराब रखते हैं। कौन? जैसे गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन की धूल और वो पराली, खासकर सर्दियों के आसपास। उससे जो ब्लैक कार्बन निकलता है वो दिल्ली की हवा को गैस चेंबर बना देता है। हाँ बिल्कुल। रेडिट पर किसी ने बड़े अच्छी उपमा दी थी, शिट चेरी ऑन टॉप ऑफ अ शिट केक। हाँ, सुना था मैंने भी। मतलब दिल्ली की हवा का केक तो पहले ही खराब है, पटाखे बस उस पे रखे एक छोटी सी सड़ी हुई चेरी जैसे हैं। एक और तुलना थी शायद कि बाल्टी पहले से नमक से भरी है, दिवाली पर बस कुछ चम्मच और डाल दिया। हाँ वही। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कहीं पटाखों पर इतना हल्ला करके हम असली बड़े मुद्दों से ध्यान तो नहीं हटा रहे। देखिए, दोनों तर्कों में अपने अपने हिसाब से वजन तो है। ये सच है कि पटाखों से एक शॉर्ट टर्म स्पाइक आता है, तेज उछाल आता है प्रदूषण में, और हैवी मेटल्स की वजह से वो खास तौर पर खतरनाक भी है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि दिल्ली की हवा साल के ज्यादातर दिन खतरनाक स्तर पर ही रहती है, और उसके कारण ज्यादा स्थायी और बड़े हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि पटाखे कितने जिम्मेदार हैं। नहीं, सवाल ये है कि एक ऐसी स्थिति में जो पहले से ही गैस चेंबर जैसी बनी हुई है, उसमें क्या किसी भी तरह का एक्स्ट्रा, भले ही थोड़े टाइम के लिए, तेज प्रदूषण डालना ठीक है? क्या वो स्वीकार्य है, खासकर जब उसका हेल्थ पर इतना बुरा असर पड़ रहा हो? ये वाकई मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ साइंस या आंकड़ों में नहीं है। इसमें समाज, इकोनॉमी, कल्चर सब आ जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही पटाखों पर बैन की बात होती है, फौरन ध्यान जाता है तमिलनाडु के शिवकाशी पर। हाँ, भारत का पटाखा गढ़। जी, कहते हैं कि करीब 5 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और इनमें ज्यादातर लोग हाशिए के समुदायों से हैं, जिनके पास शायद रोजगार के ज्यादा ऑप्शन ना हो। तो अगर पूरी तरह बैन लगा दें तो इन लाखों लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा? ये एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। हाँ, वो शायद गरीबी में या और भी ज्यादा खतरनाक शोषण वाले कामों में धकेल दिए जाएं। तो ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं, एक बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है। और इसमें वो आर्थिक असमानता वाला एंगल भी है शायद। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कल को कहा जाए कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ले चलेंगे, तो बड़ी कंपनियां तो शायद नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लेंगे, पर वो हजारों छोटी छोटी यूनिट्स जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ हैं, वो शायद पीछे रह जाएं। इससे हो सकता है कि मार्केट में कुछ बड़ी कंपनियों की मोनोपोली हो जाए। अच्छा। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो ये कैपिटल और लेबर के बीच का एक क्लासिक टेंशन है। नियमों का बोझ अक्सर सबसे कमजोर पर ही पड़ता है। फिर वो सांस्कृतिक पहलू भी है, जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बहुत अहम है वो। पटाखे सिर्फ दिवाली का हिस्सा नहीं है। शादियों में, त्योहारों में, कोई जीत का जश्न हो, कई तरह की सामाजिक खुशियों से एकजुटता से जुड़ गए हैं। एक समाजशास्त्री थे, काल पोलानी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक गतिविधियां हमेशा समाज और संस्कृति में रची बसी होती हैं, अलग नहीं कर सकते आप। हाँ, तो जब बैन लगता है तो कुछ लोग उसे सिर्फ प्रदूषण रोकने का कदम नहीं मानते है। सामाजिक न्याय का सवाल भी जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ, वो पर्यावरण न्याय वाला विरोधाभास। देखिए, प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा कौन झेलता है? गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग। हाँ, जो अक्सर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ हवा ज्यादा खराब होती है और जिनके पास हेल्थ सुविधाएं भी कम होती हैं। और विडंबना देखिए, वो इस प्रदूषण के लिए सबसे कम जिम्मेदार होते हैं। दूसरी तरफ पटाखा इंडस्ट्री खुद अक्सर महिलाओं और बच्चों को कम मजदूरी पर खतरनाक हालातों में काम पर रखती है, तो वो जेंडर और लेबर एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा भी है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत पड़ते हैं इस मुद्दे में। हाँ, इसीलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन सभी जटिलताओं का ध्यान रखे। ये तो सच में एक बहुस्तरीय चुनौती है। साफ हवा का अधिकार, लाखों की रोजी रोटी, कल्चरल बिलीव्स, मार्केट की रियलिटीज, इन सब के बीच सरकारें, अदालतें ये कैसे बैलेंस बना रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई बार इस मुद्दे पर बोला है, और संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जीवन का अधिकार, हाँ, राइट टू लाइफ,
उसके तहत साफ हवा को एक फंडामेंटल राइट माना है। पहले तो दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगभग पूरा बैन था। हाँ। लेकिन अक्टूबर 2015 में, दिवाली से ठीक पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ एनसीआर में एक टेम्परेरी राहत दी थी। अच्छा, एक टेस्ट केस की तरह। हाँ, कह सकते हैं, पर शर्तें काफी सख्त थी। क्या थी वो शर्तें? पहली तो ये कि 18 से 20 अक्टूबर के बीच सिर्फ नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, सिर्फ उनके सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते थे। और चलाने का टाइम भी लिमिट किया था? हाँ, वो भी दिवाली और उससे एक दिन पहले सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे, बस। दिन भर नहीं चला सकते। और बिक्री वगैरह पर भी कुछ नियम थे? जी, बिक्री सिर्फ लाइसेंस्ड व्यापारी ही कर सकते हैं, वो भी तय जगहों पर। पटाखों पर QR कोड जरूरी था ताकि पता चले कि ये असली हैं या नकली, कहाँ बने हैं। और वो बेरियम वाले पटाखे जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं और वो लड़ियां जो होती हैं, उन पर पूरा बैन था। ऑनलाइन बिक्री भी बंद थी। और ये सब फॉलो हो रहा है या नहीं, ये कौन देख रहा था? CPCB और सभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को कहा गया था कि हवा की क्वालिटी लगातार मॉनिटर करें और रिपोर्ट दें। कोर्ट ने साफ कहा था कि ये राहत इस पर निर्भर करेगी कि नियमों का पालन कितना होता है और प्रदूषण पर क्या असर पड़ता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में देखा, 2025 के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। हाँ, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ये ग्रीन पटाखे सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आपने शुरू में कहा इन पर भी सवाल है। क्या है ये असल में, कितने ग्रीन है? ये ग्रीन पटाखे CSIR नीरी ने एक फॉर्मूला बनाया है, उस पर आधारित हैं। दावा यह है कि ये नॉर्मल पटाखों से 30-35% तक कम पार्टिकुलेट मैटर निकालते हैं। अच्छा। और इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक केमिकल नहीं होते। लेकिन चिंताएं कई हैं। पहली, क्या ये दावे जमीन पर सही उतरते हैं? दूसरी, इनमें बेरियम नाइट्रेट की जगह स्ट्रोंटियम नाइट्रेट जैसी चीजें यूज होती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ, मतलब टिकने की क्षमता, कम होती है। ओके। तीसरी, इन्हें बनाने का प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगा हो सकता है, जो छोटी यूनिट्स के लिए मुश्किल है। और चौथी, मार्केट में नकली ग्रीन पटाखे भी तो बिक सकते हैं, उन्हें रोकना एक चैलेंज है। तो मतलब ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है अभी? नहीं, अभी तो नहीं लगता। तो अगर पटाखे चाहे ग्रीन हो या नॉर्मल, वो प्रॉब्लम का हिस्सा है, तो फिर विकल्प क्या है? कैसे मनाएं दिवाली या दूसरे जश्न? इकोनॉमिक टाइम्स के एक लेख में कुछ आइडियाज थे। हाँ, कई अच्छे विकल्प हैं, पारंपरिक भी और नए भी। सबसे पहले तो मिट्टी के दिए, कितने सुंदर, पारंपरिक और इको फ्रेंडली। हाँ, वो तो है ही। और आजकल बांस और जूट के लालटेन भी आते हैं। बिल्कुल। रंगोली के लिए केमिकल वाले रंगों की जगह फूल, पत्तियां, अनाज यूज कर सकते हैं। सही बात है। और लाइटिंग के लिए LED या सोलर लाइट्स, बिजली भी बचती है। हाँ, कुछ शहरों में कम्युनिटी लेजर लाइट शो भी होने लगे हैं, वो भी एक ऑप्शन है। और एक कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है अपसाइक्लिंग का। हाँ, यानी पुरानी चीजों को नया रूप देकर सजावट में इस्तेमाल करना। जैसे पुरानी कांच की बोतलों से लैंप बना लिए या टिन के डिब्बों को पेंट करके दिया स्टैंड बना लिया। ये तो क्रिएटिव भी है और इको फ्रेंडली भी। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, व्यक्तिगत या कम्युनिटी लेवल पर अच्छे कदम है। लेकिन क्या इनसे दिल्ली जैसी जगह की हवा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? रेडिट पर लोग यही तो कह रहे थे कि सिर्फ पटाखों पर फोकस क्यों, असली बड़ी मछलियों का क्या? बिल्कुल सही पॉइंट है। असली और टिकाऊ समाधान के लिए तो हमें उन जड़ों पर काम करना होगा जो साल भर दिल्ली की हवा को जहरीला बनाती हैं। जैसे कि गाड़ियों का धुआं। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना होगा, इंडस्ट्रीज के प्रदूषण पर सख्त निगरानी रखनी होगी। कंस्ट्रक्शन की धूल। हाँ, उसके लिए नियम हैं, पर उनका पालन कड़ाई से हो। और सबसे बड़ा मुद्दा पराली जलाना, उसका कोई स्थायी और प्रैक्टिकल हल खोजना होगा। और जंगल, अरावली वगैरह? हाँ, अरावली जैसे ग्रीन एरियाज में जो पेड़ कट रहे हैं, उसे रोकना भी बहुत जरूरी है। ये लड़ाई तो पूरे साल चलनी चाहिए, सिर्फ दिवाली के आसपास नहीं। उसकी आर्थिक सेहत कैसी है? बैन और रेगुलेशन का असर पड़ा है उन पर? 2022 में क्या हाल था? देखिए, 2022 में बिक्री में काफी उछाल आया था, क्योंकि 2 साल कोविड के प्रतिबंधों के बाद बाजार खुला था। हाँ? अंदाजा था कि रिटेल बिक्री करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास हुई थी। ओ, काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, उसी टाइम कच्चे माल की कीमतें, खासकर चीन से आने वाले केमिकल्स की, 50% तक बढ़ गई थी। तो बिक्री बढ़ी पर शायद मुनाफा उतना नहीं बढ़ा। हाँ, मुनाफे पर दबाव रहा होगा। सबसे ज्यादा खरीदार कहाँ से थे और लोगों की पसंद बदल रही है क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सबसे बड़ा बाजार था, फिर यूपी, बिहार, गुजरात, और हाँ, पसंद बदल रही है। वो जो पारंपरिक आवाज वाले पटाखे होते थे,
उनकी जगह अब शॉट्स जैसे फैंसी पटाखे जो आसमान में जाकर रंग बिखेरते हैं, उनकी मांग बढ़ी है। अच्छा, माल बिना बिका तो नहीं रह गया था? और टैक्स वगैरह का क्या सीन है? इंडस्ट्री वाले तो कह रहे थे कि 2022 में लगभग सारा माल बिक गया था, इन्वेंट्री नहीं बची थी। लेकिन इसमें वो ग्रे मार्केट मतलब अवैध बिक्री वाला फैक्टर भी है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। टैक्स की बात करें तो अभी 18% जीएसटी लगता है। 2017 में जब जीएसटी आया था तब 28% स्लैब में डाल दिया था, जिससे इंडस्ट्री को काफी दिक्कत हुई थी। बाद में घटाकर 18% किया, जो कि पुराने वीएटी सिस्टम करीब 14-14.5% से फिर भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि दिल्ली में ये दिवाली और पटाखों का मुद्दा कितना कितना उलझा हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा। एक तरफ सीसीबी के वो डराने वाले आंकड़े हैं, आईआईटी दिल्ली की स्टडी हेवी मेटल्स के खतरे बता रही है, डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ शिवकाशी में लाखों लोगों की रोजी रोटी है, सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनसे लोगों का गहरा जुड़ाव है, और एक बड़ा उद्योग है जिसकी अपनी आर्थिक सच्चाइयां हैं। ग्रीन पटाखे एक उम्मीद की तरह लाए गए, पर उन पे भी सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना के टाइम लिमिट तय करके एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। लेकिन 2025 के नतीजे बताते हैं कि जमीन पर शायद मौसम और लोगों का बर्ताव ज्यादा हावी रहता है। हाँ, और रेडिट जैसी चर्चाएं दिखाती हैं कि समाज इस पर कितना बटा हुआ है। कोई उसे शिट चेरी ऑन टॉप ऑफ ए शिट केक कह रहा है, तो कोई उसे अपनी कल्चरल पहचान से जोड़ रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पटाखों या दिल्ली की हवा की नहीं है, ये एक तरह से आईना है। हाँ, जो दिखाता है कि कैसे आज के भारत में विकास की जरूरतें, गहरी जमी हुई परंपराएं, व्यक्तिगत आजादी की इच्छा, लाखों लोगों की आर्थिक जरूरतें और साफ हवा में सांस लेने का हमारा बेसिक अधिकार, ये सब आपस में टकरा रहे हैं। और ये टकराव सिर्फ दिवाली पर नहीं दिखता, ये हमें विकास की हर बड़ी बहस में नजर आता है। ये एक बड़ा सामाजिक पारिस्थितिक मतलब सोशियो इकोलॉजिकल सवाल है कि हम इन अलग अलग और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ जाती हुई जरूरतों और अधिकारों में संतुलन कैसे बनाएंगे। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद ये है, पराली और गाड़ियों के धुएं से जो हवा पहले से ही भरी हुई है, उसमें पटाखों पर ये जो हर साल बहस होती है, क्या ये सिर्फ एक आसान निशाना है या उस जहरीली कॉकटेल में वाकई एक ऐसा एलिमेंट है जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। और इससे भी बड़ा सवाल शायद ये है कि क्या हम तात्कालिक आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों के सामने अपने ही स्वास्थ्य और पर्यावरण के जो लॉन्ग टर्म खतरे हैं उनको लगातार अनदेखा करते रहेंगे। क्या हम कोई संतुलन बनाने का रास्ता खोज पा रहे हैं या बस हर साल एक ही बहस को दोहरा रहे हैं?